फाइटिंग कंपटीशन का चौथा दिन खत्म होने तक आदित्य 4 फाइट और जीत चुका था। इसका मतलब यही था कि वो अगले दिन के लिए बस एक फाइट ही लड़ने वाला था। जब वो आखिरी फाइट फिनिश करके अपने टेंट की तरफ जा रहा था तब उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। कटाना लेने के बाद उसकी फाइट्स ज्यादातर ऐसी ही थी जहां पर वो आसानी से लड़ पा रहा था, क्योंकि जितने भी फाइटर्स उसके बाद आए थे वो ज्यादातर वेपन को यूज करने में ही एक्सपर्ट थे। और एक बार जब आदित्य उनके वेपन को तोड़ देता था या फिर उनके हाथ से उसे छुड़वा देता था तो उनके लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जब जब भी वो फाइट जीत रहा था तो लोग उसके लिए चीयर अप कर रहे थे। वहीं पर आहूजा सर उसे उसी तरह से स्माइल के साथ देख रहे थे जिसको आदित्य बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। वहीं पर जब जब उसकी नजर सुशील पर पड़ रही थी तो वो और भी गुस्से में उसे देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर और भी घबराहट बढ़ती नजर आ रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि यह घबराहट सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि आदित्य लगातार फाइट्स जीतता चला जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो गया और जब उसकी सिर्फ एक ही फाइट बची है तब उसे समझ आ रहा है कि शायद उसने आदित्य के सामने वो डील रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं आदित्य जब फाइटिंग एरेना में से निकलकर रास्ते पर चल रहा था तो उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। सूरज बिल्कुल ढल चुका था और उसकी वजह से ही आसमान नारंगी पड़ गया था। उसने सोचा कि उसे बस एक बार और बख्शी विला की दीवार के अंदर से इस आसमान को देखना है और कल के बाद से वो यहाँ से बिल्कुल आजाद हो जाएगा। उसे इस बात को सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो बस यूं ही आसपास खड़े हुए गार्ड्स की तरफ देख रहा था जो हैरान होकर उसकी तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि आदित्य बिल्कुल सीधा चल रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। सबको दिख रहा था कि वो खुश है, लेकिन शायद दूसरों को खुशी ज्यादा पसंद नहीं थी। पर आदित्य ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऐसे ही करते हुए अपने टेंट में चला गया। जब आदित्य टेंट में पहुंचा तो वहां जाकर सबसे पहले उसने बेड पर से फल की थैली उठाई और आधा सर्वशक्ति का फल खा लिया। वहां पर अभी भी 2 फल बचे हुए थे और उसने सोचा कि अब उसे कल के बाद शायद ही इनका यूज हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाकर अपने साथ रखना चाहता था। वो जब बैठकर उस फल को खा रहा था कि तभी वहां पर मनाली और वजीर आ गए। उन दोनों के चेहरे पर उसे अलग ही खुशी दिख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि वो बस इसलिए खुश हैं क्योंकि कल वहां से वो आजाद होने वाले थे। फिर उन तीनों ने बैठकर वहां पर उसी तरीके की जनरल बातें की और उसके बाद वो ये डिस्कस करने लगे कि यहाँ से वो कहाँ जाएंगी। तब आदित्य ने पहली बार मनाली को अपने सपने के बारे में बताया कि वो मनाली को रोज बर्ड मेंशन में रखना चाहता है। उसने ये भी बताया कि यहाँ से जितने भी पैसे वो कमा के ले जाएगा उनसे सबसे पहले वो उस मेंशन को खरीदेगा और उसके बाद ही दूसरी सारी चीजों के बारे में सोचेगा। जब मनाली ने यह सुना तब वो बहुत ही हैरानी से उसे देखने लगी। उसे इस बात की खुशी थी कि आदित्य अभी भी उसके साथ रहने की बातें सोच रहा है और उसके साथ ही जिंदगी बिताने का फैसला कर रहा है। लेकिन उन दोनों के मन में बस एक ही बात यह थी कि यहाँ से निकलने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट्स अनुराग के पास ही रहेंगे जहां पर उन दोनों ने साइन की थी। दोनों इस थॉट को अपने मन में चला रहे थे, लेकिन किसी ने भी सामने वाले को कुछ नहीं कहा और वो बस दूसरी बातें करते रहे। धीरे धीरे करके टाइम बीत गया और जब रात के 9:30 बजे तब वजीर और मनाली दोनों अपने अपने घर चले गए। तब आदित्य टेंट में अकेला था और वो बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि कल उसके सामने कौन आएगा। वो पिछले 4 दिनों से लड़ाई कर रहा था, लेकिन एक बार भी उसके मन में इतनी बेचैनी नहीं हुई थी जितनी आज उसे महसूस हो रही थी। वो बस उन तरीकों को सोचने लगा जिनकी मदद से वो जल्दी से फाइट खत्म करके यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद पहले वो अमित को हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएगा और जब सारी चीजें नॉर्मल होने लगेगी तब वो उसे ट्विंकल के बारे में बताएगा। तब अमित क्या रिएक्ट करेगा, वो इस बारे में सोचने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसे ये ख्याल नहीं आया कि वो खुद आगे क्या करने वाला है। उसके लिए ये सब एक मिस्ट्री थी जो धीरे धीरे करके सॉल्व होने जा रही थी। वो बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब घड़ी के कांटे जल्दी से घूमे और सुबह हो जाए। वो यही बातें सोच रहा था कि इतनी सी देर में उसकी नींद लगने लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। उसे रात में ज्यादा सपने तो नहीं आए, बस यही बातें उसके दिमाग में चलती रही, जहां पर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में सोचता रहा। इसी के बीच जब उसकी सुबह आंख खुली तो उसने देखा कि 7 बज चुके हैं और वो बस अपने आप को फ्रेश स्टार्ट देने के लिए नीचे जमीन पर बैठकर साधना करने लग गया। जब धूप की किरण टेंट के अंदर एंटर होते हुए उसके शरीर पर पड़ रही थी तो उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था।
और पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि आज के बाद उसे ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने सोचा कि यहां से जब भी वो कोई कदम उठाएगा तो उसे हमेशा सही फैसला ही मानकर रखेगा। थोड़ी देर में वहां उसके शरीर से लाइट निकलने लगी, जिससे उसे समझ आ गया कि वो साधना पूरी कर चुका है। उसके बाद वो बस बेड पर बैठा और धीरे धीरे टाइम के बीतने का इंतजार करने लगा। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और तभी गार्ड आया जिसने उसे नाश्ते की प्लेट दी। आदित्य ने जल्दी से नाश्ता किया और फिर वजीर और मृणाली भी आ गए। उसे उनके चेहरे पर अभी भी बेचैनी दिख रही थी, लेकिन दोनों ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे और बस उससे नॉर्मली बात कर रहे थे। उन दोनों को इस चीज की एक्साइटमेंट थी कि आज आखिरी दिन है और वो तीनों वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में गार्ड वापस आया जिसने आदित्य को बताया कि फाइट का टाइम हो गया है। उसके बाद एक आखिरी बार मृणाली और वजीर ने आदित्य को फाइट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा और वो दोनों बाहर निकल गए। आदित्य भी 2 मिनट बाद जब बाहर निकला तो उसने हर बार की तरह सूरज की तरफ देखा और फिर वो सीधा चलता हुआ फाइटिंग एरिना की तरफ जाने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो हर गार्ड की तरफ देखकर उनका चेहरा स्कैन कर रहा था, लेकिन कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और ऐसे ही करते हुए वो फाइटिंग एरिना में एंटर हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों के बीच में अभी भी जोश बचा हुआ था और सबके चेहरे पर ही एक साथ एक्साइटमेंट दिख रही थी। सब उसके लिए अभी भी तालियां बजा रहे थे और चीयर कर रहे थे। आदित्य को उन सबको देखकर खुशी हो रही थी, क्योंकि शायद वो आखिरी दिन था जब वो उन सबको देखने वाला था और वो बस स्माइल पास कर रहा था। जब उसने मुड़कर बख्शी परिवार वाले स्टैंड की तरफ देखा तब वहां पर सारे लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर एक गुस्सा भी था और किसी बात का गम भी, लेकिन आदित्य को वो मिक्स्ड रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। पर उसे पता था कि ये गम बस इसी चीज का होगा कि आज वो ये टूर्नामेंट हारने वाले हैं। उसने फिर अपनी नजरें घुमाई और ऑडियंस की तरफ देखने लगा। तभी सुशील खड़ा हुआ और उसने अगले अपोनेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है इस फाइटिंग कंपटीशन के आखिरी दिन में। आज आखिरी दिन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हमने आदित्य के सामने 20 फाइट का ऑफर रखा था और वो 19 फाइट जीत चुका है। इसलिए आज जो भी फाइट होगी वो आखिरी फाइट होगी। वो शुरू करने के पहले मैं और मेरी फैमिली आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने आपका टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जितनी भी फाइट्स यहाँ पर हुई हैं, उम्मीद है कि आप इन सबको देखकर बहुत एंटरटेन हुए होंगे। सुशील इतना कहकर एक बार चुप हुआ और तब आदित्य उसकी तरफ पलटा। उसने देखा कि सुशील किसी वजह से चुप नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा है और उसी की वजह से उसके शब्द उसके मुंह से निकल नहीं पा रहे। आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि तभी बख्शी सर खुद खड़े हुए। उन्होंने सुशील के हाथ से माइक लिया और फिर उसे बैठा दिया। आदित्य के साथ साथ सब लोग इस चीज को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब बख्शी सर ने आगे माइक में सबको अनाउंस करते हुए कहा, माफ कीजिएगा कि सुशील इस बात को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। आप यहाँ पर आए इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा और इस बात का ही ग्रेटिट्यूड हम शो करना चाहते थे। आज आखिरी फाइट है और ये फाइट हमारे लिए बहुत ही पर्सनल होने वाली है, क्योंकि ये फाइट जब खत्म होगी तो आदित्य जीतेगा या हारेगा वो तो हमें पता चल जाएगा और उसके साथ ही ये कंपटीशन भी यहाँ खत्म हो जाएगा। हमने पहली बार इसे ऑर्गेनाइज करवाया है। इसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम इसे कमर्शियलाइज करें, लेकिन टाइम की नीड ने हमें मजबूर कर दिया था। बख्शी सर इतना कहकर चुप हो गए क्योंकि उनकी इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था। सबको समझ आ रहा था कि बख्शी सर ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ढंग से सोच नहीं पा रहे। तब आदित्य को और भी डाउट होने लगा कि अचानक से ये क्या हो रहा है। और तब बख्शी सर ने एक बार अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक फाइनल चीज आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज की जो फाइट है वो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल होने वाली है, क्योंकि जिस अपोनेंट को हम आदित्य के साथ लड़ने के लिए बचा रहे थे वो है मेरी पोती अनामिका बख्शी। जब आदित्य ने अनामिका का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और आंखें भी चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब बख्शी सर ने आगे कहा, मैंने अनामिका को बचपन से ट्रेनिंग दी है कि वो ऐसी किसी चीज के लिए तैयार रहे और आज बस यही मौका उसके सामने है।
वो पिछले बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रही थी और आज मुझे भरोसा है कि वो मेरा नाम रोशन करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई इंट्रोड्यूस टू यू अनामिका बख्शी, द लास्ट अपोनेंट। बख्शी के इतना कहते ही आदित्य ने देखा कि स्टेज पर अनामिका चलकर आ रही है। उसने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा था जो उसके सिर के ऊपर हुड की तरह था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अगले ही पल स्टेज पर आकर अनामिका ने अपने चेहरे पर से उस हुड को हटाया और आदित्य को दिखाई दिया कि वो अनामिका ही है जो उसके आखिरी अपोनेंट के रूप में यहाँ आई है। थैंक्स फॉर